जय हिंद साथियों, मैं वीरेंद्र यादव और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद वीरेंद्र शिव में। तो आइए आज हम क्लास 12th का फिजिक्स के 2 नंबर वाले प्रश्न को देखेंगे। क्योंकि 10 प्रश्न आते हैं तो आज हम उन्हीं को करवाने वाले हैं। और ये जो वीडियो होगा 2 पार्ट में होगा। कंप्लीटली हम इसे पूर्ण नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप ज़्यादा वीडियो लंबी तो देखना पसंद नहीं करते। आप थोड़े से 1-2 मिनट देखते हैं और उसको स्किप कर देते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, इस सेशन को अच्छी तरह से लें और पूरी इस वीडियो को देखें और कोशिश करें ताकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों का समावेश है जो मैं कह सकता हूं कि 50 से 60% प्रश्न तो इसमें से आना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा अनुभव है। तो आइए हम उसी को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि शंट क्या है। तो शंट क्या होता है कि जब गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध के तार को जोड़ दिया जाता है तो वही शंट होता है। क्योंकि इस कम प्रतिरोध के तार को जोड़ने से जो मुख्य धारा होता है उस तार से निकल जाती है, जिससे गैल्वेनोमीटर जो होता है वो जलने से बच जाता है। तो इसी कम प्रतिरोध वाले तार को शंट कहा जाता है। फिर हमारा जो है प्रश्न 2 कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन एक वैसी युक्ति होती है जिसके द्वारा उष्ण गतिज ऊर्जा पर किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है। यानी उष्ण गतिज ऊर्जा पर जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो जो युक्ति होता है वही जो युक्ति साइक्लोट्रॉन कहलाती है। और हमारा थर्ड प्रश्न है कि वाटहीन धारा क्या है। तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि वाटहीन। तो अच्छा एक बात समझिए, वाट किसका मात्रक? तो शक्ति के, तो शक्ति। वाटहीन कह रहा है, हीन यानी कि शक्तिहीन। इसे साफ हमको समझ में आ रहा है कि शक्तिहीन यानी यहां से देखेंगे तो कहता है कि यदि किसी प्रवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर भी कोई शक्ति यानी कि ऊर्जा व्यय नहीं होगा। यानी ऊर्जा, समझ रहे हो ना, शक्ति ऊर्जा वाट, वो व्यय नहीं होता है। जब वो व्यय नहीं होगा, ऊर्जा व्यय नहीं होगी, तब इस प्रकार का जो धारा होगा तो परिपथ में ये जो धारा होगी वो वाटहीन धारा कहलाएगी। तो इस प्रकार हम इसे सोच रहे होंगे और इसका आंसर जो है हम लोग कर रहे होंगे। फिर हमारा फोर्थ प्रश्न है कि चोक कुंडली क्या है। तो चोक कुंडली क्या होता है कि जब हम प्रवर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के स्थान पर शुद्ध प्रेरकत्व या संधारित्र को जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ की प्रतिबाधा बढ़ जाती है, जिसके कारण उस परिपथ में धारा क्या होती है कि घट जाती है एवं ऊर्जा की हानि भी नगण्य होती है। तो इस शुद्ध प्रेरकत्व या संधारित्र के कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध के स्थान पर जब हम एक शुद्ध प्रेरकत्व या संधारित्र को जोड़ देते हैं, जिससे परिपथ की जो है प्रतिबाधा में वृद्धि हो जाती है और जिसके कारण उस परिपथ में धारा क्या होती है, घट जाती है एवं ऊर्जा की हानि भी नगण्य हो जाता है। तो इस शुद्ध प्रेरकत्व या संधारित्र के कुंडली को ही चोक कुंडली कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, चोक कुंडली। तो ये हमारा 4 प्रश्न था। अब आप इसे वीडियो को पॉज करके और आप इसे नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। हम अगले प्रश्न को देखेंगे। 5वां प्रश्न हमारा है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक वैसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाता है, जो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है कि अनुनादी परिपथ क्या है।
तो जब एलआरसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आवृत्ति परिपथ के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहा जाता है। बस मात्र इसे 1 से 2 बार आप पढ़िएगा और ये आपको याद हो जा रहा होगा। हमारा 7वां प्रश्न है कि चुंबकीय अक्ष क्या है। तो किसी छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा जो होती है वही चुंबकीय अक्ष कहलाती है। बहुत ही सिंपल है और ये प्रश्न 2 नंबर का आता है। प्रश्न संख्या 8, चुंबकीय आघूर्ण क्या है। तो किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है तथा इसका एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर तथा इसका डायमेंशन एल स्क्वायर ए यानी एम्पियर होता है। और चुंबकीय प्रेरण क्या है 9th। तो चुंबकीय पदार्थों में बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बड़ा ही सिंपल है, ये आपको झट से याद हो जाएगा और फट से आप इसे लिख दीजिएगा। तो आइए हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आप इस वीडियो को पॉज करके और नोट कर लेंगे। हमारा 10वां प्रश्न है साथियों कि पोलराइड क्या है, ये उपयोग लिखें। तो पोलराइड एक वैसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है। एवं इसके अगर उपयोग की बात किया जाए तो इसका उपयोग चश्मों में एवं रेलगाड़ियों एवं हवाई जहाज़ों के खिड़कियों में तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। 11वां प्रश्न है कि कूलाम्ब के नियम की सीमाएं क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, पहला है यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है एवं सेकंड यह केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। तो आप जब इसे एक या दो बार अगर इसे पढ़ ले रहे होंगे तो आप इसे आसानी से याद कर लेंगे और आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा प्रश्न है। जैसे कि आप प्यारे प्यारे बातों को सोचते हैं वैसा ही प्यारे बात ये भी हैं। अगर इनके बारे में भी अगर आप सोचें तो ये आपका अपना हो सकता है। अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो रंगीन विपथन को कैसे कम किया जाता है। तो जब 2 प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में जोड़कर रखा जाता है तो उस प्रकार रंगीन विपथन को हम कम कर सकते हैं। तो वही है कि 2 प्रिज्मों को एक दूसरे से विपरीत दिशा में जोड़कर रंगीन विपथन को कम किया जाता है। अब अगर प्रश्न 13वीं की ओर आए तो सीबेक प्रभाव क्या है। तो सीबेक प्रभाव में कहता है कि जब अलग अलग धातु के तारों के दोनों छोरों को भिन्न भिन्न ताप क्रम पर रखा जाता है तो उन तारों में थर्मोविभव उत्पन्न होता है जिसके कारण थर्मोविभव धारा तार में उत्पन्न होता है एवं इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। 14वां प्रश्न है कि WWW एवं फैक्स क्या है। तो WWW इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब एवं यह एक वेब सेवा प्रदान करने वाली वेबसाइट है जो संपूर्ण विश्व में सेवा प्रदान करती है। और वहीं अगर फैक्स की अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म फार अवे जीरोक्स होती है। यह अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी चित्र का किसी दूरस्थ स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा संचार का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर दे रहे होंगे
और हम इसको इजी वे में याद करेंगे। 1 से 2 बार आप पढ़िए और बस याद कीजिए, कुछ नहीं है। जैसे कि हम संगीत को याद करते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी है। तो वीडियो को पॉज करके और इसे नोट कर लें। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हम 15वें प्रश्न को देखेंगे। लेजर किरणों के किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं को बताएं। तो आंसर होगा, ए किरणें एक वर्णी होगी। सेकंड, ए अति कला संबद्ध होगी। और 3, ए अति दिशात्मक होते हैं, यानी एक ही दिशा में होगी। और 4th है, ए उद्दीपन उत्सर्जन विधि से उत्पन्न होते हैं। 16वां प्रश्न है कि एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से क्या समझते हैं। तो एनालॉग क्या होता है? एक लगातार बदलने वाले संकेत या सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। यानी एनालॉग जो सिग्नल होता है यह लगातार बदलने वाली सिग्नल होती है। लेकिन अगर डिजिटल सिग्नल की बात किया जाए तो यह ऐसा सिग्नल जिसके 2 या 2 के गुणज के असतत मान ही संभव हो, डिजिटल जो है सिग्नल कहलाता है। यानी ऐसा सिग्नल जिसके 2 या 2 के गुणज के असतत मान ही संभव होता है। केवल 2 और 2 के गुणज का असतत मान ही संभव होगा, अदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं, वो डिजिटल सिग्नल कहलाता है। वर्ग तरंग एक डिजिटल क्या है? तरंग है। यानी कि वर्ग जो तरंग होता है एक डिजिटल तरंग होता है। नेक्स्ट 17वीं क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो डोपिंग क्या है? तो डोपिंग जो होता है वो शुद्ध अर्धचालक को अशुद्ध बनाने की क्रिया ही डोपिंग कहलाती है तथा इस मिलाए गए अशुद्धि को अपद्रव्य कहा जाता है। डोपिंग आप तो समझ ही रहे होंगे। और 18वीं प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है? क्योंकि क्रोड में भंवर धाराओं के उत्पन्न होने से वह गर्म हो जाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। इसलिए इस हानि को कम करने के लिए क्रोड को परतदार बनाया जाता है। बहुत ही एकदम अच्छा सा डिफिनीशन है और अच्छा सा इसे समझाया गया है। आपको ये समझने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1-2 बार इसे पढ़ लीजिएगा। मैं पहले ही इसे लिख रहा हूं इसलिए ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि आप लोग समय देते कहाँ हैं, जल्दी जल्दी हर काम जल्दी ही करना चाहते हैं और जल्दी में ही आप लोग जो है चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप इसे आसानी से पहले नोट करेंगे और उसके बाद इसे 1 से 2 बार पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 19वीं प्रश्न कहती है कि विद्युत आवेशों के 2 गुणों को लिखें। तो पहला है विद्युत आवेश संरक्षित होता है और दूसरा यह आवेश योगात्मक होते हैं। 20वां प्रश्न है कि एक्स किरणों के 2 उपयोगों को लिखें। तो पहला उपयोग चिकित्सा विज्ञान में और दूसरा इसके द्वारा क्रिस्टलों और उसके इलेक्ट्रॉनों की जानकारी मिलती है। इसका 2 उपयोग है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। पहले वीडियो को पॉज करेंगे। तो आशा करता हूं साथियों आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अच्छा नहीं भी लगेगा तो ऐसे भी आप डिसलाइक तो कर नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका ये भाई, आपका ये साथी आप ही के लिए मेहनत कर रहा है। लाइक कर ही दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बस साथियों आज का सेशन इतना ही। मिलते हैं हम अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम इसे कल करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।